नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आज हम जानेंगे बिजनेस जर्नलिज्म के बारे में। यहाँ आपको बिजनेस का विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसके सभी आयामों को समझना आपको ज़रूरी होगा। तो शुरू करते हैं। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए तीन चीज़ें मायने रखती हैं: वर्क, नेटवर्क और लक। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आपको सिर्फ वर्क और नेटवर्क के बलबूते ही चलना है। काम करते जाइए और मजबूत नेटवर्क बनाते जाइए। लक फैक्टर आपकी योजना में शामिल नहीं कर सकते। अब इकोनॉमी को समझते हैं। इकोनॉमी तीन प्रकार की हो सकती है: कैपिटलिज्म यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिज्म सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम which gives the freedom to produce any service, any goods which are in demand, and also gives freedom to consume any goods, any services within a regulatory framework। यानी पूंजीवाद को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी भी सेवा, किसी भी सामान की मांग करने की स्वतंत्रता देता है और नियामक ढांचे के भीतर किसी भी सामान, किसी भी सेवा का उपभोग करने की स्वतंत्रता देता है। यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करते हैं तो सोशलिज्म या कम्युनिज्म में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम विच regulates production and consumption of goods and services for the sake of larger interest of the society और community। यानी समाजवाद और साम्यवाद, ये एक ऐसी प्रणाली के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है जो समाज या समुदाय के बड़े हित के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है। अब आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम where both the systems of socialism and communism work together in market economy। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जहां समाजवाद और साम्यवाद दोनों प्रणालियां बाजार अर्थव्यवस्था में एक साथ काम करती हैं। अब हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है क्योंकि यहाँ जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एब्जेक्ट से मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं जो एक सरकारी संस्था है, यानी ये एक सोशलिज्म का एग्जाम्पल है। वहीं यहाँ ग्राफिक एरा जैसे निजी संस्थान भी हैं जो मास कम्युनिकेशन का कोर्स कराते हैं, वो कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है। तो सारे निजी संस्थान कैपिटलिज्म का नमूना है और सभी सरकारी संस्थान सोशलिज्म का उदाहरण है। अब ग्लोबलाइजेशन पर बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर द पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिकम लेस मीनिंगफुल एंड लेस रेलिवेंट एंड इंटीग्रेशन इन वर्ल्ड मार्केट टेक्स प्लेस। यानी वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां राजनीतिक सीमाएं कम सार्थक और कम प्रासंगिक हो जाती हैं और विश्व बाजार में एकीकरण होता है। वैश्वीकरण के मानदंड कुछ हो सकते हैं, वो ये हैं जैसे नंबर 1, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का आवागमन। फिर नंबर 2, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी का आवागमन। नंबर 3, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का आवागमन। और नंबर 4, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का आवागमन। यानी भारत में वैश्वीकरण 1991 यानी 1991 से आया। इससे पहले भारत में साम्यवाद की ओर झुकाव था। यहाँ शुरू से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है और 1991 के बाद यहाँ कैपिटलिस्ट यानी फ्री मार्केट स्थापित हो गया। वैश्वीकरण के बाद ही साउथ कोरिया की सैमसंग और एलजी और ये जापान की सुजुकी ऐसे कंपनियां आज भारत में व्यापार कर पाती हैं। अब हम एसेट्स लायबिलिटीज समझ लेते हैं। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वो एक तरह का एसेट है क्योंकि लेने के बाद आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी उसका दाम बाजार भाव के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वहीं आपने एक कार खरीदी तो यहाँ से आपका कार से पीछा नहीं छूटता, उसकी ईएमआई भरना, पेट्रोल डीजल का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च सब आपको भरना होगा। इसलिए कार एक लायबिलिटी है। कार खरीदने के बाद वो आपकी जेब ढीली ही करती जाएगी और 10 साल के बाद आप उसे बेचना चाहें तो बहुत ही मामूली रकम आपके हाथ आएगी। अब ब्लैक मार्केट यानी काला बाजारी भी समझ लेते हैं। मान लीजिए बाजार में 2500 स्कूटर की डिमांड है और गवर्नमेंट ने
प्रोडक्शन को 1000 स्कूटर तक सीमित किया हुआ है। ऐसे में ब्लैक मार्केट डेवलप होगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। अब 1991 के आर्थिक रिफॉर्म में कुछ कदम उठाए गए थे। वो थे जैसे नंबर 1 ट्रेड रिफॉर्म्स, नंबर 2 रिफॉर्म्स रिलेटिंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद आता है रिफॉर्म्स रिलेटिंग टू ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी एक तरह से खुला मार्केट कर दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सके ये उद्योगों में, नया उद्योग लगाने के लिए। और प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स, अगला है प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स, फिर है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। अब वैश्वीकरण के बाद फ्री मार्केट पूरी तरह से खुल गया, पूरा व्यापार करने का सिस्टम बदल गया, तो ट्रेड रिफॉर्म तो हुआ। अब एफडीआई एफआईआई के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ है। यानी जैसे कार्स, बाइक्स, अब इसमें हुंडई, टोयोटा, डीसीएम, बहुत सारे विदेशी मॉडल हैं। टेलीविज़न के लिए देख लीजिए स्टार और सोनी फॉरेन चैनल्स हैं और कलर्स इंडिया का चैनल है। ब्रांड्स वारंटी पीरियड वाले अपने प्रोडक्ट रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि एक बारगी वो 4 गुना वसूल कर चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए आईफोन की लागत तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास लगती है, लेकिन मार्केट में आने पर उसकी कीमत 4-5 गुना बढ़ जाती है। इसलिए शिकायत आने पर रिप्लेस कर देने में कंपनी को कोई परेशानी नहीं होती है, कोई हर्ज नहीं है। वो आप जाएंगे, वो आपको रिपेयर करने के बजाय डायरेक्ट रिप्लेस कर देती है। ये ब्रांड का करना हो। अब ब्रांड अपने आप में बड़ी चीज़ है, लेकिन कस्टमर लोकल जनरल स्टोर के पास ही है, न कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास, न किसी और के पास। आप मम्मी से सीखकर 10 मिनट में बरिस्टा से अच्छी कॉफ़ी बना सकते हैं, लेकिन उसके आधे दाम पर भी उसे बेच नहीं सकते क्योंकि आपकी ब्रांडिंग नहीं है। एक फिल्म आई थी गुरु, कंसेप्ट था नए बिजनेसमैन को पैसा नहीं मिलता, तो क्या करो, लोगों से ले लो, उनका भरोसा जीतो, लोग आप पर भरोसा करेंगे। नए व्यापार को बैंक से लोन मिलना आसान नहीं होता, या व्यापारियों से भी उधार मिलना आसान नहीं है। इसलिए उसने लोगों का भरोसा जीता और फिर लोगों से ही वो पैसा ले लिया। अब अगर कोई पार्टी या बैंक ये कहे कि वो एसबीआई के रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो ज़रा सोचें कि आखिर कहाँ से दे रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट देना संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो हो सकता है कि वो धांधली कर रहा हो। अब कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स की बात करते हैं। देखिए 1875 में बीएसई बना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब 1992 में 2 बड़े रिफॉर्म हुए, एनएसई और सेबी। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आज एनएसई देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई में कुछ रिफॉर्म्स एनएसई के ऑटोमेटेड वर्जन से आया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके बाद अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ें। थैंक यू।